हेलो बच्चों। टुडे आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर स्टैटिस्टिक या सेंटर टेंडेंसी ऑफ, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। या सबसे पहले हम देखें इस चैप्टर में होता क्या है। एक्चुअली इसमें क्या है कि कुछ डेटा दे रखे होंगे और हमें एक ऐसा डेटा आइडेंटिफाई करना है जो कंबाइंडली इन सब डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो। इसी को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। एक्चुअली डेटा अगर हम लोग देखते हैं तो डेटा दो तरह से होता है, ठीक है। वो डेटा दो तरह से किस तरह से होते हैं? एक तो क्वांटिटिव डेटा होता है, ठीक है, एक क्वालिटिव डेटा होता है, ठीक है। तो क्वांटिटिव डेटा क्या होता है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और क्वालिटी डेटा क्या होता है? जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। और मैथ्स में हमेशा उनके साथ डील किया जा सकता है जो जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा किसके साथ डील करते हैं? क्वांटिटी डेटा के साथ डील करते हैं। जैसे क्वांटिटी डेटा के अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो वो होते हैं लेंथ, हाइट, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। जबकि क्वालिटी डेटा की बात करेंगे तो ये होगा इंटेलिजेंस, ब्यूटी, टेस्ट। इनको हम मेज़र नहीं कर सकते। क्लियर? तो हम मैथ्स में जिनके साथ डील करेंगे वो हमारे होंगे क्वांटिटी डेटा, ठीक है, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। अब मेरे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्योंकि डेटा को अलग अलग तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इसमें मेथड होता है रैंडम डेटा, मतलब आपको कुछ डेटा दे रखे हैं, उनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं, ठीक है, और कॉमास से उसको सेपरेट कर रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द रैंडम डेटा। नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? कुछ डेटा दे रखे हैं और उनके करस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मतलब डेटा की वैल्यूज़ क्या है? द वैल्यू ऑफ डेटा इज़ 13, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी क्या है? 4। मतलब ये डेटा 4 टाइम्स आ रहा है। 14 फ्रीक्वेंसी क्या है? 12 टाइम्स। 15 फ्रीक्वेंसी क्या है? 28। डेटा क्या है? 16 एंड फ्रीक्वेंसी क्या है? 32। डेटा क्या है? 17 एंड फ्रीक्वेंसी इज 7। अगेन डेटा इज 18 एंड फ्रीक्वेंसी इज 6। फ्रीक्वेंसी क्या है? उसकी 6 है। थर्ड मेरे पास जो होता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या फिर इसको ग्रुप डेटा भी बोलते हैं। ग्रुप डेटा में को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है एक्सक्लूसिव क्लास और एक होता है इंक्लूसिव क्लास। एक्सक्लूसिव क्लास में क्या होता है? लोअर लिमिट तो इंक्लूड होती है लेकिन अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है। क्लियर है? मतलब अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो 0 तो इस पर्टिकुलर ग्रुप में इंक्लूड है लेकिन 5 क्या है? एक्सक्लूड है। और एक होता है इंक्लूसिव क्लास। इसमें लोअर और अपर लिमिट दोनों ही क्या होती है? इंक्लूड होती है। जैसे इसमें 0 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है। इसमें 0 इंक्लूड है लेकिन 5 एक्सक्लूड है। 5 इंक्लूड है लेकिन 10 एक्सक्लूड है। 10 इंक्लूड है और 15 एक्सक्लूड है। इसमें 0 और 5 दोनों इंक्लूड है। 6 और 10 दोनों इंक्लूड है। 11 और 15 दोनों इंक्लूड है। 16 और 20 दोनों इंक्लूड है। तो एक होता है एक्सक्लूसिव क्लास और एक इंक्लूसिव क्लास। एक्सक्लूसिव क्लास में लोअर लिमिट तो इंक्लूड होती है लेकिन अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है। जबकि इंक्लूसिव क्लास में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही, ठीक है, इंक्लूड रहती है। नेक्स्ट मेरे पास आता है सेंट्रल वैल्यूज़ और एवरेज, ठीक है। हम लोग जब उसकी सेंट्रल वैल्यूज़ निकालते हैं, जैसे कुछ डेटा दे रखे हैं उनकी सेंट्रल वैल्यूज़ या एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज जो होता है ये भी दो तरह का होता है। एक होता है मैथमेटिकल एवरेज और एक होता है पोजिशनल एवरेज। जो मैथमेटिकल एवरेज होता है उसमें हम लोगों के पास आता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हम लोगों के 10th क्लास में नहीं है। हम लोगों को 10th क्लास में जो स्टडी करना है वो क्या है? अर्थमेटिक मीन। और सेकंड होता है पोजिशनल एवरेज। जो पोजिशनल एवरेज होता है वो होता है मीन, और मीन तो हम लोगों का मैथमेटिकल एवरेज हो गया, मीडियन और मॉड। देखो मैथमेटिकल एवरेज जो होता है वो डेटा की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि जो पोजिशनल एवरेज होता है वो डेटा की पोजीशन पे डिपेंड करता है। आ गई बात समझ में? तो मैथमेटिकल एवरेज में हम लोग मीन पढ़ेंगे और मीन में भी पर्टिकुलर कौन सा पढ़ेंगे? अर्थमेटिक मीन। और जो पोजिशनल एवरेज है उसमें हम पढ़ेंगे मीडियन और मॉड, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिकल एवरेज की, और वो भी क्या? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में 3 केस होते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 2 केस डिस्कस करेंगे, एक तो रैंडम डेटा और एक मैं क्या लिखूँगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे सबसे पहले फर्स्ट मैंने लिखा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में भी फर्स्ट केस क्या लिया? फॉर रैंडम डेटा। रैंडम डेटा मतलब मेरे पास कुछ डेटा दे रखे हैं, उनका मीन हम लोगों को निकालना है, वो भी अर्थमेटिक मीन। तो हम लोगों के पास अगर मेरे पास कुछ डेटा दे रखे हैं, एन डेटा दे रखे हैं, एंड द वैल्यूज ऑफ डेटा इज x1 x2 एंड सो ऑन xn है, तो इनका जो मीन होता है वो क्या होता है? न्यूमरेटर में सबका सम करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये इसका मीन होता है, ठीक है। और इसको जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? एक्स बार। तो फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें, ठीक है, मीन का, तो फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं एक्स बार।
और एक्स बार की वैल्यूज किसके इक्वल होगी, द वैल्यूज ऑफ एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n। ठीक है, आप सब लोगों को पता है अगर मैं न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करूंगा तो लिख सकता हूँ समेशन आई इज वेरिंग 1 टू n एक्स आई। ठीक है, समेशन आप लोगों को पता है एडिशन ऑफ टर्म होता है और आई इज द वेरिएबल, आई कैसे वेरी कर रहा है 1 टू n। तो अगर मैं इस वाली क्वांटिटी को देखूंगा समेशन एक्स आई इज वेरिंग 1 टू n, तो सबसे पहले आई की जगह 1 पुट अप करूंगा तो x1, फिर आई की जगह 2 पुट करूंगा तो एडिशन, क्योंकि समेशन आ रहा है एंड सो ऑन xn। ठीक है, डिवाइडेड बाय n। और यही मेरे पास क्या होता है, यही मेरे पास मीन होता है जिसको मैं एक्स बार से रिप्रेजेंट करता हूँ। गॉट माई पॉइंट। तो अगर मेरे पास रैंडम डेटा दे रखे हैं तो एक्स बार मीन ऑफ दीज डेटा इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अगर एक्स बार मीन है गिवन ऑब्जर्वेशन का तो समेशन आई इज वेरिंग 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। देखते हैं कि ऐसा होता है नहीं होता है। ठीक है, हम लोगों को पता है कि जो मीन होगा अर्थमेटिक मीन होगा एक्स बार वो किसके इक्वल होगा, डेट वैल्यू इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब गिवन क्या है, गिवन है समेशन आई इज वेरिंग 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार। अगर मैं इसको देखूंगा तो मुझे पता है समेशन स्प्लिट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ समेशन आई इज वेरिंग 1 टू n एक्स आई माइनस समेशन आई इज वेरिंग 1 टू n एक्स बार। एक्स बार मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है जो आई से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इस वाली क्वांटिटी को लिखूंगा तो ये क्या बन गया, समेशन एक्स आई, और ये वाली क्वांटिटी में एक्स बार कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और बनेगा क्या, समेशन आई इज वेरिंग 1 टू n 1। इसका मतलब ये हो गया कि 1 1 1 1 कितने टाइम्स ऐड होगा, n टाइम्स, तो इसकी वैल्यूज n आ जाएगी। और इसका मतलब मुझे पता है, इसका मतलब हो गया x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn की वैल्यूज को क्या लिख सकता हूँ, n मल्टीप्लाई विथ x बार। तो ये वाली क्वांटिटी मैंने पुट कर दी n मल्टीप्लाई विथ x बार माइनस ये वाली क्वांटिटी x बार, और 1 n टाइम्स एडिशन होगा तो n आएगा, और ये दोनों क्वांटिटी कैंसिलेशन होकर क्या हो जाएगी, 0। फाइन बच्चों, ठीक है, पक्की बात। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने लिखी। सेकंड प्रॉपर्टी मैं ये लिख रहा हूँ कि मान लो मेरे पास कोई n ऑब्जर्वेशन था और उसका मीन क्या आ रहा था, x बार। उसका मीन क्या है, x बार। अगर सारे डेटा में अगर मैं एक फिक्स क्वांटिटी a का एडिशन कर देता हूँ, ठीक है, तो जो नया मीन आएगा हम लोगों के पास, ठीक है, वो प्रीवियस मीन में क्या हो जाएगा, प्लस a। समझ में आ गई बात। मतलब x बार अगर गिवन मीन है, अगर मैंने हर डेटा में प्लस a कर दिया तो जो नया मीन होगा वो होगा x बार प्लस a। अब हम लोग देखते हैं कि ये बात सही है नहीं है। जैसे मुझे पता है x बार की वैल्यूज़ क्या हो गई, x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n। इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन आई इज वेरिंग 1 टू n एक्स आई डिवाइडेड बाय n। क्लियर है। अब मैंने हर ऑब्जर्वेशन में या हर डेटा में प्लस a कर दिया, तो प्लस a प्लस a प्लस a कर दिया। फाइनली ये a जो है वो एडिशन होकर n टाइम्स आ जाएगा, तो ये क्वांटिटी बन गई x1 टू xn का एडिशन प्लस n टाइम्स ऑफ a डिवाइडेड बाय क्या किया, n। अगर मैं इस n को अलग अलग कर देता हूँ तो ये वाली क्वांटिटी x बार आ जाएगी और ये वाली क्वांटिटी कैंसिलेशन होकर क्या बन जाएगा, a। तो जो नया मीन है वो क्या हो गया, प्रीवियस मीन में मैंने a का एडिशन कर दिया। इसी तरह से अगर मैं सब क्वांटिटी को या सारे डेटा को a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो जो नया मीन होगा वो प्रीवियस का क्या होगा, a टाइम्स होगा। जैसे x बार, ये मेरे पास x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n है, ये तो प्रीवियस मीन है। अब मैंने सारे डेटा को a से मल्टीप्लाई कर दिया a से मल्टीप्लाई, और मीन निकाला, सब में a से मल्टीप्लाई कर दिया। a कॉमन आएगी क्वांटिटी, अंदर ब्रैकेट में क्या होगा, x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n, और ये मेरे पास क्वांटिटी क्या बन जाएगी, x बार। तो जो नया मीन होगा वो प्रीवियस मीन का क्या हो गया, a टाइम्स हो गया। फाइन बच्चों, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट मैंने सेम इसी तरह से किया कि अगर मैंने सारी क्वांटिटी को, ठीक है, सारे डेटा को a से डिवाइड कर दिया तो जो नया मीन होगा वो प्रीवियस मीन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डिवाइडेड बाय। तो ये भी आप लोगों को पता है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो मुझे पता है, अगर मैं इसका प्रूफ करता हूँ तो हम लोगों को पता है जो प्रीवियस मीन था वो क्या था, x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n। अब जो न्यू मीन होगा, अगर मैं न्यू मीन की बात करता हूँ तो ये क्या होगा, x1 अपॉन a, x2 अपॉन a एंड सो ऑन xn अपॉन a। अभी भी टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो हम लोगों के पास n है,
अगर मैं 1/a कॉमन ले लेता हूँ तो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी x1 प्लस x2 एंड सोन xn डिवाइडेड बाय n, और ये मुझे पता है क्या बन गया x बार अपॉन a। इसका मतलब जो न्यू मीन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, x बार डिवाइडेड बाय। नेक्स्ट मैंने लिखा कि अगर सब में से मैं एक क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जो नया मीन होगा वो प्रीवियस में से a माइनस हो जाएगा, मतलब जो नया मीन होगा वो होगा x बार माइनस a। नेक्स्ट मैंने लिखा, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। इसका मतलब मैं पहले एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। इसका मतलब मेरे पास कोई डेटा दे रखा है, ठीक है। अगर उन डेटा में, सारे डेटा में अगर मैं प्लस ए कर दूंगा तो नया मीन क्या हो जाएगा, प्रीवियस प्लस ए। अगर ए सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो नया मीन क्या होगा, प्रीवियस माइनस ए। अगर मान लो सबको ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो नया मीन होगा प्रीवियस मल्टीप्लाई विद ए, और सबको अगर डिवाइड करूंगा तो प्रीवियस डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देखता हूँ। मैंने लिखा है फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। हम लोगों को पता है अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो मुझे जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसका सम करना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक तरह से मेरे पास डेटा क्या दे रखे हैं, डेटा मेरे पास कुछ नेचुरल नंबर दे रखे हैं और वो क्या है 1 2 3 एंड सोन n, ठीक है। अगर मैं मीन फाइंड आउट करूंगा तो सबका मैंने एडिशन कर दिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स करेंगे। मुझे पता है 1 + 2 + 3 एंड सो n, ये क्या बन रहा है AP, और इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो गया 1 और लास्ट टर्म क्या हो गया n, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे n। हम लोगों को सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता है, डेट वैल्यू इज इक्वल टू n/2 a + n। तो n/2 लास्ट प्लस फर्स्ट, ये सम हो गया डिवाइडेड बाय n, तो वैल्यूज क्या हो गई n+1/2। फाइन। सेकंड देखते हैं। मैं लिखा है इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ डेटा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर इज 46/11 मल्टीप्लाई विथ n, देन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ n। अब सबसे पहले फर्स्ट फाइंड आउट द मीन ऑफ द गिवन डेटा, है ना। एंड वी नो दैट द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। We know the formula, the sum of the 1 square plus 2 square and so on n square, that value is equal to n plus 1 2n plus 1 by 6, ठीक है। Now this quantity is divided by n and that value is equal to 46 n upon 11. Now solve the equation, then you will get the quadratic equation in terms of n, and this quadratic equation is 22n square minus 243n plus 11. After the factorization of, ठीक है, this quadratic equation, you will get the values of n is 11 and n equal to 1/22. n is the natural number because n represent the number of data, ठीक है। तो n can't be equal to in a p by q form or fractional form. It means n belonging to integer with n positive integer. तो इसका मतलब what are the possible values of n? Possible values of n equal to 11. तो 11 is our correct answer. Now second, in n observation we get 30 data whose mean is 8, ठीक है। After rechecking it was found that one observation 12 is wrong, ठीक है। Then find the new mean if wrong data is deleted and wrong data is replaced by 18। तो अगर मैं ये देखता हूँ तो उसने मुझसे कहा है कि मेरे पास 30 डेटा है, ठीक है ना, और उनका जो मीन है वो मेरे पास 8 ऑब्टेन हुआ है। तो सपोज इसका मतलब क्या हुआ, x बार इक्वल टू समेशन i इज वेरिंग 1 to n xi अपॉन n एंड x बार इज इक्वल टू 8। x बार क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। तो अगर मैं सम ऑफ ऑल डेटा फाइंड आउट करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ n मल्टीप्लाई विथ मीन। तो सम ऑफ ऑल डेटा, ठीक है, किसके इक्वल होगा, n क्या है 30 ऑब्जर्वेशन है मल्टीप्लाई विथ मीन 8, तो क्या आ गया 240 आ गया। फाइन। अब उसने मुझसे कहा है कि एक डेटा मेरे पास रॉन्ग था और वो क्या था 12। अब उसको रिमूव कर दिया, देन मीन क्या होगा। अगर मैं उसको रिमूव कर देता हूँ तो सम में से कितना रिमूव हो जाएगा, 12 रिमूव हो जाएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब कितनी होगी 29। तो अब जो मीन आएगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल डेटा डेट वैल्यू इज इक्वल टू 240 माइनस 12 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 29, तो डेट इज द न्यू मीन। अब सेकेंड में उसने कहा है कि रॉन्ग डेटा को मैंने हटाया, मतलब 12 को रिमूव किया और उसकी जगह 18 मैंने रिप्लेस कर दिया, देन फाइंड आउट द न्यू मीन। तो न्यू मीन क्या होगा, वापस सम ऑफ ऑल डेटा, तो 240 माइनस 12 प्लस 18, 12 को रिमूव किया और 18 को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 रहेगी अभी भी। तो आंसर क्या होगा 246 डिवाइडेड बाय 30, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है इफ द मीन ऑफ द डेटा x1 एंड सोन xn इज x बार, देन फाइंड द मीन ऑफ द डेटा xi प्लस 2i वेयर i इज वेरिंग 1 to n। ओके, अब आप सोचो कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नया मीन फाइंड आउट करना है, क्लियर।
आप लोगों को पता है कि ये जो डेटा था इनका मीन क्या था एक्स बार, तो हम लोगों को पता है कि एक्स बार की जो वैल्यूज़ है वो किसके इक्वल है, डेट वैल्यू इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n। ओके, तो एक्स बार इक्वल टू समेशन आई इज वेरिंग 1 to n xi डिवाइडेड बाय n in the new mean. Now new data is xi plus 2i. Apply the summation on that particular values. I is varying 1 to n divided by n. समेशन को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, समेशन अलग अलग करेंगे तो एक क्वांटिटी आ गई समेशन आई इज वेरिंग 1 to n xi प्लस 2 कांस्टेंट है, समेशन में से बाहर आएगा 2, समेशन आई इज वेरिंग 1 to n और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी आई। ओके, अगर मैं इसको इसके साथ सेपरेट कर लेता हूँ तो ये तो एक्स बार आ जाएगा, तो ये क्वांटिटी एक्स बार आ गई, ये वाली क्वांटिटी मैंने सेपरेट करी, मुझे पता है समेशन आई, इसका मतलब क्या हो गया 1 + 2 एंड सो ऑन n, और इसका आंसर मुझे पता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2। जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये वाली क्वांटिटी 2, ठीक है, समेशन आई n +1 बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय n, कैंसिलेशन करेंगे n से n कैंसिलेशन होगा, 2 से 2 कैंसिलेशन होगा, तो फाइनली क्वांटिटी क्या आएगी एक्स बार प्लस ये वाली क्वांटिटी क्या होगी n+1। फाइन बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक टेबल बनी होगी जिसमें डेटा होगा और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये डेटा है, ये डेटा की वैल्यूज़ दे रखी है और ये इनके रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी है। मतलब x1 वाला डेटा कितने टाइम्स आ रहा है f1 टाइम्स, x2 वाला डेटा f2 टाइम्स, x3 वाला डेटा f3 टाइम्स और xn वाला डेटा fn टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे मीन फाइंड आउट करूँगा तो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार डेट वैल्यू इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 एंड सो ऑन fn xn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेट इज f1 प्लस f2 एंड सो ऑन दिस वन fn। एक तरह से देखा जाए तो ये वही है, बस ये x1 कितने टाइम्स आ रहा है f1 टाइम्स, हाँ है ना, तो इसकी वजह से जो एडिशन डेवलप होगा, ठीक है, इसका वेट क्या आएगा f1 मल्टीप्लाई विथ x1, तो ये सम के अंदर तो इसी तरह का फॉर्मूला बन जाएगा और जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो जाएगी इस तरह से। तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं एक्स बार इक्वल टू समेशन आई इज वेरिंग 1 to n एफ आई मल्टीप्लाई विथ एक्स आई या एक्स आई मल्टीप्लाई विथ एफ आई, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, एफ आई मल्टीप्लाई विथ एक्स आई और नीचे क्या हो जाएगा समेशन आई इज वेरिंग 1 to n एफ आई। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा टोटल ऑब्जर्वेशन को और ये क्या बन करेगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ओके, थैंक यू।